एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के तमाम किस्से कहानियां फैली हुई हैं। कोई कहता है कि चमार पुरातन काल से ही दलित थे, उन्हें हमेशा शूद्र समझा गया। लेकिन जो असली इतिहास चमारों का सामने आता है वह अच्छे अच्छे इतिहासकारों के भी होश उड़ा के रख देता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है, और इस इतिहास से न सिर्फ चमार जाति के लोग बल्कि पूरा हिंदू समाज अनभिज्ञ है। आज के समय में हमें यह देखने को मिलता है कि चमार जाति का यूज कुछ लोग जाति सूचक गाली के लिए भी करते हैं। उसके लिए कानून में अपना एक अलग प्रावधान है। जरा सोचिए कि जिस शब्द को जाति सूचक शब्द समझा जाता हो, जिस शब्द का प्रयोग चिढ़ाने के लिए किया जाता हो, अगर वही शब्द पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन के चमक जाए तो क्या होगा। सोचिए जरा उन लोगों पर क्या गुजरेगी जो चमार जाति का अपमान करते हैं। आखिर कौन सा है वह चमार ब्रांड जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा कर रख दिया। आखिर कैसे चमार ब्रांड ने अमेरिका, जर्मनी और जापान तक को हिला के रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आपको इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना है तो कृपया करके अभी चले जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप आधी अधूरी जानकारी रखें। और यदि आप अपने समुदाय, अपने देश, अपने धर्म की वह जानकारी नहीं जानना चाहते तो भी आप यह वीडियो अभी छोड़कर जा सकते हैं। कौन है जिन्होंने आज इस ऊंचाई को चुना है, कैसे एक द चमार स्टूडियो से दाश ऑफशोर तक आज हम आपको बताने वाले हैं 10 दलित बिजनेसमैन की कहानी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे उन 7 दलित खिलाड़ियों के बारे में भी जिन्होंने पूरे भारत को हिला दिया, और बताएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उन 20 अंतर्राष्ट्रीय मूर्तियों के बारे में भी जिन्हें भारत के लोग नहीं जानते, जिन्होंने हिला कर रखा है पूरी दुनिया को। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आते हैं पहले नंबर पर, जो कि हैं सुधीर राजभर। मुंबई में जन्मे कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर राजभर अपने क्रिएटिव एंटरप्राइज द चमार स्टूडियो के माध्यम से दलितों के सामाजिक आंदोलन को फैशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई के कांदीवली स्लम से आने वाले राजभर ने 2017 में जहांगीर आर्ट गैलरी में भाग लिया और अपने डार्क होम्स नामक काम को प्रस्तुत किया। आज यह चमार ब्रांड भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस इन जगहों पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत बेहद छोटी सी दुकान से हुई थी, लेकिन आज यह करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये द चमार स्टूडियो के हैं, जिन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खरीदते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है राजेश सराइया। ये देश के प्रथम दलित अरबपति माने जाते हैं। ये स्टील मोंट ट्रेडिंग लिमिटेड के सीईओ हैं और इसका मुख्यालय डसेलडोर्फ जर्मनी में है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे थे राजेश सराइया। 2012 में इन्हें प्रवासी भारतीय अवार्ड, 2014 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। इनकी कंपनी के ऑफिस लंदन, कीव, मॉस्को, इस्तांबुल, दुबई, मुंबई और तंजानिया में। इनको देश का पहला दलित अरबपति भी कहा जाता है। आते नंबर 3 पर, जो कि हैं चंद्रभान प्रसाद। चंद्रभान भारत के पहले दलित थे जिनका किसी अखबार में अपना एक कॉलम छपता था, और वह अखबार था द पायनियर। वर्तमान में चंद्रभान दलित विमर्श में सबसे प्रसिद्ध और कार्यरत विद्वान है। आर्थिक समानता को सामाजिक समानता के लिए जरूरी मानते हुए उन्होंने दलित निर्माताओं के लिए ई-कॉमर्स साइट BuyDalits.com की शुरुआत की है। वे कहते हैं कि दलित मध्यम वर्ग को अंबेडकर की तरह सुंदर ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। वर्तमान में वे DICCI में भी सलाहकार हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो कि हैं भगवान गवई। महाराष्ट्र में अत्यंत गरीब दलित परिवार में जन्मे भगवान गवई की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह। एक समय था जब वे दिहाड़ी मजदूर थे और 100 से 200 रुपए कमाते थे, लेकिन आज भगवान गवई सौरभ एनर्जी के मालिक हैं। अन्य दलित एंटरप्रेन्योर को सहयोग देने के लिए उन्होंने 30 युवा मेधावी दलितों को चुना है और अपनी मैत्रीय डेवलपर नामक दूसरी कंपनी के माध्यम से उनके आइडिया में निवेश कर रहे हैं। आज भी करोड़पति बिजनेसमैन हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो कि है कल्पना सरोज। महाराष्ट्र के विदर्भ में जन्मी कल्पना सरोज की शादी मात्र 12 साल की उम्र में हो गई। वह पति के परिवार द्वारा घरेलू हिंसा के कारण ससुराल छोड़कर मुंबई आकर अपने रिश्तेदार के साथ रहने लगी। अपनी बचत से छोटे फर्नीचर का कार्य शुरू किया। 2001 में उन्होंने बंद कंपनी कामिनी ट्यूब्स को खरीद लिया और उसको मुनाफे वाली कंपनी बना दिया। अभी वो उसकी सीईओ भी हैं। आज अनुमानतः उनके पास $112 मिलियन की निजी संपत्ति है। कल्पना सरोज और पूरे भारतीय महिला समाज के लिए एक प्रेरणा है। आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है राजा नायक। दलित परिवार में जन्मे राजा नायक 17 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आए। या उन्होंने कपड़े बेचे, कोल्हापुरी चप्पलें बेची। आज उनका सालाना टर्नओवर इतना है कि आप हिल जाएंगे। जी हाँ, जो व्यक्ति कपड़े और चप्पल बेचता था आज उसका सालाना टर्नओवर 60 करोड़ का है। वर्तमान में वे DICCI
CPI कर्नाटक के प्रेसिडेंट हैं और वह स्कूल और कॉलेजेस के जरिए पिछड़े और गरीब तबके के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं। अब आते हैं नंबर 7 पर, जो कि है अशोक खाड़े। मोची पिता के घर जन्मे अशोक खाड़े आज दास ऑफशोर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपने गांव से शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज गए। उसके बाद इन्होंने सरकारी बंदरगाह पर काम करना शुरू किया और जिसके बाद इन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर दी। क्या आपको पता है कि आज इनकी कंपनी करीब 5000 लोगों को रोजगार दे रही है तथा उसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का है। आते हैं नंबर 8 पर, जो कि है मिलिंद कांबले। भारतीय दलितों को एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सहायता देने वाली संस्था DICC है, जिसकी स्थापना मिलिंद कांबले ने की है। DICC ने SC/ST समुदाय के बीच व्यापार और इनोवेशन के माध्यम से लीडरशिप की कुशलता को बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में इसके 10,000 से अधिक सदस्य हैं। मिलिंद कांबले को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब आते हैं नंबर 9 पर, जो कि है डॉक्टर श्याम कुमार। डॉक्टर श्याम कुमार का जन्म हुआ था देवबंद के दलित कारखाना मजदूर के घर में। जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गए तब उन्होंने पहली बार नए जूते पहने थे, लेकिन आज वे हापुड़ में देव नंदिनी हॉस्पिटल चलाते हैं। 100 बेड वाले इस हॉस्पिटल में 36 डॉक्टर हैं और इसके अलावा 350 स्टाफ कार्य करता है। आज डॉक्टर श्याम कुमार करोड़पति हो गए। अब आते हैं नंबर 10 पर, जो कि है हरिकिशन पिल्लन। अपनी शिक्षा के लिए हरिकिशन पिल्लन ने रिक्शा चलाया। पिता को दिल का दौरा पड़ने पर परिवार की देखभाल की और एक समय ऐसा था जब इनके पास प्रतिदिन का गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज हरिकिशन एक ऐसे व्यवसाय के मालिक हैं जिसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ का है। आपको बता दें कि उन्होंने आगरा कैंट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला दलित क्रिकेटर कौन था जिसको इंग्लैंड अपनी टीम से खिलवाना चाहता था? दोस्तों, उस क्रिकेटर का नाम था पालवंकर बालू। बालू चमार जाति से आते थे, जिन्हें तब अछूत समझा जाता था, लेकिन अपनी करिश्माई मध्यम गति की गेंदबाजी से उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर शुरुआती 19वीं शताब्दी तक भारतीय क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया और पुणे हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलते हुए अंग्रेजी और यूरोपियन टीमों को परास्त किया। लेकिन दोस्तों, बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले मैदान के बाहर पालवंकर बालू की जिंदगी सामान्य नहीं थी। पूना क्लब पवेलियन में चाय काल के दौरान जब सारे खिलाड़ी चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते थे, तब बालू सबसे दूर कोने में शांत खड़े होकर कुल्हड़ में चाय पिया करते थे। प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब अ कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड में इस खिलाड़ी के बारे में विस्तार से लिखा है। वो बताते हैं कि बालू के पिता ब्रिटिश आयुध खाने में काम करते थे। बालू और उनके भाई अंग्रेजों द्वारा छोड़े हुए पुराने बल्ले और गेंद से खेला करते थे। बालू का काम फील्ड का पिच रोल करना, झाड़ू लगाना था, लेकिन धीरे धीरे बल्लेबाजों को उनकी प्रैक्टिस में भी मदद करने लगे। बालू घंटों उन्हें अभ्यास कराते, लेकिन उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे बालू का कौशल सबके कानों तक पहुंचने लगा था। जल्द ही उन्हें पूना हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलने का मौका मिला और बालू ने बाएं हाथ की अपनी स्पिन गेंदबाजी से लोकल ब्रिटिश और यूरोपियन टीमों को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1896 में बालू अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए और हिंदू जिमखाना क्लब से खेलने लगे। उन्हें अपने गति और कोण पर नियंत्रण की महारत हासिल थी। जिस खूबसूरती से उनकी गेंद हवा में फिरकी लेते हुए बल्लेबाज के विकेट उड़ा ले जाती थी, वो अच्छे बल्लेबाजों को सोचने का मौका भी नहीं देता था। विरोधी खिलाड़ी बताते थे कि उनका स्टेमिना भी बहुत कमाल का था। बिना थके वो घंटों गेंदबाजी किया करते थे। गुहा ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि 1905 में वेल्स के प्रिंस भारत में क्रिकेट मैच देखने आए थे और भारत और इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की भिड़ंत देखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि बालू की बॉलिंग की बदौलत शाही क्रिकेट टीम भारत से हार गई। नतीजतन 30 साल के दलित क्रिकेटर पालवंकर बालू, जिसे चाय भी अलग पीना पड़ता था, उसे उस जीत के पश्चात पूरी टीम के साथ खाने का न्योता दिया गया। अगले 6 सालों में भारतीय टीम ने कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन बालू का प्रदर्शन अपने शिखर पर था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के टीमों के विरुद्ध खेला। उन्होंने इंग्लैंड के बेहद पॉपुलर स्टेडियम्स में खेला। उनकी उपलब्धि और प्रतिभा की बदौलत उन्हें कई ऑफर आए, लेकिन वे यहीं रहे और भारतीय टीमों से ही खेले। इंग्लैंड की टीम द्वारा भी उन्हें ऑफर दिया गया था कि बालू और इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेले। इसके बदले उन्हें भारी मात्रा में मैच फीस और पर्क्स भी देने का वादा किया गया था, लेकिन बालू ने कहा कि हम भारत में ही ठीक है। तो दोस्तों, ये कहानी थी पालवंकर बालू की, जो थे पहले दलित क्रिकेटर। अब हम आपको 6 और दलित खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले नाम आता है विनोद कांबली का। दोस्तों, भारत का पसंदीदा खेल क्रिकेट है और सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेटरों में से एक विनोद कांबली, जिन्होंने 1991 से 2000 के बीच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला। आपको बता दें कि कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। हालांकि कांबली को अपनी जाति के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन विनोद कांबली एक उत्कृष्ट क्रिकेटर थे। वे भारतीय क्रिकेट टीम में अपने साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त भी थे। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है हिमा दास। दोस्तों, हिमा दास एक भारतीय धावक है और इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में एशियाई खेलों में 50.79 सेकंड का
समय लेकर 400 मीटर से अधिक का भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते और देश का परचम बुलंद किया। हिमा दास को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, लेकिन हिमा दास की शुरुआत काफी विनम्र रही। वह उत्तर पूर्वी राज्य असम के एक छोटे से गाँव से है। आते हैं नंबर 3 पर, जो की है तुलसी हेलन। तुलसी हेलन चेन्नई तमिलनाडु की एक मुक्केबाज, जिन्हें भारत की लेडी मोहम्मद अली भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में 14 साल की उम्र में नई दिल्ली में 23वीं YMCA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता था। अपने करियर के चरम पर उन्होंने मैरी कॉम को हराया। तुलसी ने खेल से संन्यास लिया तो उनके नाम पर 30 पदक थे। तुलसी हेलन ने कहा था, क्योंकि मैं दलित पैदा हुई थी, इसलिए मुझसे सबसे निचले पायदान पर रहने की उम्मीद की जाती, लेकिन मैं एक अलग जिंदगी का सपना देखती हूँ। आते हैं नंबर 4 पर, जो की है PT उषा को अक्सर भारत में ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में एशियाई परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाया और भारत के लिए कई पदक जीते। उषा 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और आज भी वह भारतीय एथलीटों के लिए एक आइडल के रूप में काम करती है। आते हैं नंबर 5 पर, जो की है संथी साउंडराजन। तमिलनाडु में ईंट भट्टा श्रमिकों के 5 बच्चों में से एक शांति साउंडराजन एक ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जिन्होंने भारत के लिए 12 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। 2006 में लिंग सत्यापन परीक्षण में विफल होने के बाद दोहा कतर में एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में उनका रजत पदक छीन लिया गया था। इस अनैतिक और अवैज्ञानिक परीक्षण से उन्हें जो अपमान सहना पड़ा, उससे वह डिप्रेशन में चली गई और आत्महत्या के प्रयास से वह बच गई। तब से उन्होंने अन्य महिला एथलीटों का समर्थन किया है जो इसी तरह मामलों से गुजरी, जिनमें कास्टर सेमन्या और दुती चंद शामिल है। सुंदर राजन का दावा है कि उन्होंने अपने काम के दौरान जाति आधारित भेदभाव का भी अनुभव किया। आते हैं इस वीडियो के अंतिम नंबर पर, जो की है सपना बर्मन। एक रिक्शा चालक और चाय बागान कर्मचारी की बेटी सपना ने 2018 में एशियाई खेलों में हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय थी। वह पश्चिम बंगाल से हैं। सपना का जन्म जन्मजात विसंगति के साथ हुआ था, जिसके कारण उनके पैर में 6 उंगलियां। हालांकि अपनी परिवार की गरीबी को देखते हुए वह कभी विशेष जूते नहीं खरीद